हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा ईएम वेव में एक पार्ट छूट गया था। तो ईएम वेव मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, एक जेई की पीवाईक्यू भी करा चुका हूँ और आपको चाहें तो आप देख सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, पहला टॉपिक है आपका मैक्सवेल इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो आपने चार इक्वेशन पढ़ी उसको हमने समराइज कर दिया मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से। पहली इक्वेशन आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कि टोटल जो फ्लक्स होगा, ये जो आपका ईडीएस है इसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो टोटल चार्ज का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज लूप का वो जीरो होता है। दैट मीन्स मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी आएंगी उतनी ही जाएंगी। क्लोज लूप बनाएंगे यहाँ पे। थर्ड है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लक्स के चेंज के बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। और लास्ट एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसमें हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ ना होके इसको हम बोलेंगे मैक्सवेल, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ थोड़ा गलत हो गया था, तो इसको हम बोल देंगे मैक्सवेल एम्पियर मॉडिफाइड लॉ या मैक्सवेल एम्पियर लॉ। तो ये चौथा लॉ है। इसमें इतना ही अगर ये होता तब ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ होता, लेकिन इसमें आईडी अलग जुड़ गया है। आईडी है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसलिए ये हमारी चार इक्वेशन है, पहले तो आपको ये बनानी है। दूसरा जो एम्पियर साहब का लॉ था वो था बी म्यू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये था। और ये चेंज हो गया इसमें। तो ये क्यों चेंज हुआ इसको हम डिस्कस करते हैं। और आप ध्यान रखना ये चार मैक्सवेल लॉ है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है विच इज़ नॉट वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन। आगे चलते हैं कि मैक्सवेल को क्यों लगा कि ये लॉ गलत है। क्या हुआ बच्चों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया इसके लिए। मैक्सवेल साहब ने एक कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर लिया, बस आप इसको समझिए, थ्योरी आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी। एक ही कैपेसिटर था C1 और एक उन्होंने एक कैपेसिटर और लिया, वो ये था मान लीजिए C2। ठीक है, ये दो कैपेसिटर थे बच्चों। अब इसमें हुआ क्या, इन दो कैपेसिटर में उन्होंने ऐसा किया, इसको कंप्लीट किया एक सर्किट से। इधर एक बैटरी लगाई, इस बैटरी को इन्होंने एक की से इन दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ से करंट बहने लग गई इसमें, और जो कि हमें यहाँ मिलने लग गई। ठीक है, अब एम्पियर ने ऐसा बोला, जो एम्पियर साहब था उन्होंने बोला कि जो हमारे कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ से करंट बही। उन्होंने कहा यहाँ पर हमारा लॉ लगा के देखो, कौन सा वाला, एम्पियर का सर्कुलर लॉ, कि जो बी डी एल है वो म्यू नॉट आई के टाइम के बराबर होती है। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे लॉ लगाया यहाँ पर, तो हमारा जो बी डी एल आया, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल आया, वो आया म्यू नॉट टाइम्स आई। ये हमारा इनका लॉ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं इसको, आपने पढ़ा होगा। तो क्योंकि यहाँ पर आई करंट थी तो यहाँ पे आई करंट थी। क्लियर है। अब हुआ ऐसा, उन्होंने कहा ठीक है, अब जैसे कैपेसिटर, ये वाला हमारा एक कैपेसिटर है, आपने यहाँ पे लगाया, तो ये जो लॉ है ना, ये हर जगह हमारा सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। क्यों, अब देखो यहाँ पर अगर आप लगाओ सेम लॉ, तो इस पॉइंट पे जब आप लगाओगे बी डी एल, ठीक है, बी डी एल, ये कौन सा सरफेस था, 1 था, तो आपने 1 पे लगाया तो ऐसा आया। और आप 2 पे लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट। ठीक है, जैसे आप 2 पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट टाइम्स करंट कितनी होगी, कैपेसिटर के यहाँ पे तो कुछ करंट होती नहीं है, जीरो, तो इसका मतलब जीरो। अब आपने जैसे ये दोनों दोनों लगाया तो आपने देखा कि जो पहले सरफेस पे वैल्यू आ रही है वो म्यू नॉट आई है, और जो दूसरे सरफेस पे वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये तो इनकंसिस्टेंट है, दोनों बराबर क्यों नहीं आ रही। मैग्नेटिक फील्ड तो एक जैसा होना चाहिए था कैपेसिटर के आसपास। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि दूसरे पे लगा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई करंट है, उन्होंने यहाँ पे लगाया, तो बी डी एल, जैसे ही उन्होंने बी डी एल लगाया तो ये आ गया म्यू नॉट आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने देखा कि बी डी एल यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं कैपेसिटर में, तो ये तो जीरो हो गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये भी गलत आ गया, तो उन्होंने कहा एम्पियर से आपका लॉ गलत है। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने इस लॉ में ये एक डिस्कशन दिया
कि ये गलत है। अब गलत कैसे है, आप यहाँ से आई करंट दे रहे हैं, यहाँ आई करंट निकल रही है। केसीएल जो है बच्चों यूनिवर्सल लॉ है। तो जो यहाँ से आई करंट घुस रही है वो आई यहाँ से निकल रही है, बीच में कहाँ गई, बीच में क्या है, बीच में तो होनी चाहिए ना। अगर बीच में करंट नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ केसीएल का यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया, इस कंडीशन से बाहर आने के लिए और इस इनकंसिस्टेंसी से बाहर आने के लिए उन्होंने एक बात बताई कि एक कंसिडरेशन लिया जिसको बोलते हैं सिमेट्री कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें उन्होंने ये बोला कि फैराडे साहब ने ये बोला है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक सिमेट्री कंसिडरेशन लिया कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसका मतलब ये है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मस्ट बी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो चेंजिंग ई है, ई अगर टाइम वेरिंग है, चेंजिंग है, वो अगर बी को कर रहा है तो ये पक्का है कि बी, जो चेंजिंग बी है वो ई को भी करेगा। तो जैसे आप जानते हो जो करंट है वो क्या है, वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेंगी, कुछ ना कुछ करंट के साथ एसोसिएट होंगी। समझ रहे होंगे, जो हमारा करंट है ये मैग्नेटिक, इसका सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट है। तो इसका मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट के साथ एसोसिएट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, किसी करंट के साथ एसोसिएट होंगी। और इस करंट को उन्होंने इस करंट से अलग दिखने के लिए नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट लेते हैं, फिर आप इस लॉ को मॉडिफाई कर दीजिए। बी डी एल जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम आई ही है, लेकिन म्यू नॉट टाइम आई सी प्लस आई डी। और जो ये वाली करंट है बच्चों, इसको आई सी कह दिया और नाम दे दिया कंडक्शन करंट। अब ये जो आई डी है बच्चों, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। और उन्होंने ये बताया इट इज़ दैट करंट, कौन सी करंट होगी, विच कम्स व्हेन देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उन्होंने कहा कि कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्लक्स भी होगा। तो इस फ्लक्स के चेंज होने के कारण, क्या आएगी, एक करंट आएगी, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है। समझ गए होंगे, 2 मिनट में दोबारा रिपीट करता हूँ। उन्होंने सिमेट्री ये लगाई कि अगर चेंजिंग ई बी को प्रोड्यूस कर रहा है और चेंजिंग बी ई को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बी के साथ क्या एसोसिएट है, एक आई है। आपको पता तो है जो करंट है वो यूजुअल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की। तो उन्होंने ये बोला कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ भी कोई करंट एसोसिएट होगी। इन दोनों करंटों को डिफरेंस करने के लिए उन्होंने एक नया टर्म लिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर। अब जब उन्होंने और ये भी कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये इसके बराबर होगी, जो आईसी है, जो कंडक्शन करंट है वो आईडी के बराबर होगी। ठीक है, ये बात भी बताई और कह दिया कि जो मॉडिफाइड लॉ है वो ये हो जाएगा, इसलिए हमें बदलने की ज़रूरत पड़ी। अब अगर आप इसमें लगाते हैं लॉ, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस पे बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप जैसे लगाएंगे, अब ये जीरो नहीं होगा बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब म्यू नॉट आई डी। ठीक है, और आपको पता है आई सी और आई डी बराबर है, ये उन्होंने कहा, हम अभी प्रूव भी कर देंगे। तो अब देखिए आप ये दोनों बराबर आ गए, तो ये तो कंडीशन सॉल्व हो गई। अगेन यहाँ पर ये जीरो आया था, अब ये जीरो ना होके क्या हो जाएगा, बीच में आई डी हो जाएगा, आई डी इंटू म्यू नॉट, और यहाँ पे म्यू नॉट आई सी हो जाएगा। तो दोनों देखिए अगेन बराबर है, आई सी आई डी के बराबर है। तो एक तरह से सिमेट्री हुई और हमारा के सी एल भी फॉलो हो गया और हमारा लॉ भी मॉडिफाई हो गया और उन्होंने अपना नाम भी जोड़ लिया इसके साथ। तो यहाँ से कंसेप्ट आया बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सोचो कि कॉज क्या है, ये आ कहाँ से रही है। तो बच्चों जो कंडक्शन करंट है ये कहाँ से आ रही है, ये हमारी नॉर्मल करंट है जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ी। ये आ रही है आपकी ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या बोल सकते हो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये प्रोड्यूस होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा तो ये प्रोड्यूस होंगी, पहली बात। और डिस्प्लेसमेंट करंट कब होगी,
डिस्प्लेसमेंट करंट होगी जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भैया फ्लक्स भी होगा, और फ्लक्स होगा तो फील्ड भी होगा, चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तब हमारा ये होगा, क्योंकि दो कैपेसिटर जो है बच्चों, सारी जो चाल है ना वो पूरा सोची समझिए। देखो दो कैपेसिटर के बीच में कोई तो लिंक होता नहीं है, करंट तो जीरो होगी, क्योंकि कैपेसिटर जो है डीसी में आपने पढ़ा था, यहाँ पे कोई करंट नाम की जो चीज़ है नहीं, ये तो चार्ज स्टोर करने के काम आता है। तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्लक्स होगा, और फ्लक्स होगा तो करंट होगी। समझ गए आप यहाँ तक? ये समझ गए होंगे। अच्छा आगे देखें, अगर इसमें फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो सिंबल है बच्चों वो IC है, इसका जो सिंबल है वो ID है। अब फॉर्मूले की बात, ये IC वही है जो आप पढ़ते हैं, IC इक्वल टू आई बोल दो dQ/dt। ठीक है, द रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोल सकते हो तो द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या कंडक्शन करंट। इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, देखो ये d∅/dt है, चेंज इन फ्लक्स, और इसमें एक एप्सिलॉन नॉट हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये डायमेंशनली करेक्ट हो इसलिए ऐड किया है एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब आप यहाँ पर वो रखेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला रखेंगे Q/एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट जाएगा, तो dQ/dt क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट डायमेंशनली ये सही हो जाए, क्योंकि तभी ऐड हो सकते हैं जब ये सही हो, दोनों डायमेंशन दोनों की सेम होगी। पहला फॉर्मूला तो ये है बच्चों। अब आप इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या देख सकते हैं, अगर इसमें आप देखिए, मैं पहले दोबारा आपको बता रहा हूँ, जैसे कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है और इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है यहाँ तक? तो आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है V/D। इसमें चार्ज प्लस है, इसमें -Q है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर मैं आपसे इसका कैपेसिटेंस पूछ दूँ तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये इसका चार्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए जो फ्लक्स है बच्चों, इस फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट D/dt EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, जब एरिया यूनिफॉर्म है तो ये हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, ए तो वो होगा कांस्टेंट होगा, बाहर ले लिया मैंने एप्सिलॉन नॉट A, तो हो जाएगा D/dt, और ये हो जाएगा E। क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं ये रख देता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट A, तो ये E की वैल्यू यहाँ रख दीजिए D/dt, तो V/D रख दिया, और D बच्चों कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट A/D इक्वल इंटू dV/dt हो गया, इक्वल टू ID। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये जो है ना बच्चों ये C है, C फॉर कैपेसिटेंस, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा C dV/dt। एक नया फॉर्मूला मैंने ये भी बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका जो सेकंड फार्मूला बन गया ये बन गया, ये बच्चों आपसे नीट 2020 में, जेई 2020 में इससे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, जेई और नीट में ज़्यादा अंतर नहीं है फिजिक्स में, कंसेप्ट सारे चेक किए जाते हैं आपके। नीट में कैलकुलेशन थोड़ा कम होती है, जेई में थोड़ा ज़्यादा होती है। तो कई बार बच्चों आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप उसको ऐसे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप यहाँ से देखेंगे जब कुछ क्वेश्चन, या आप कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है, ये तो हमने इसके फॉर्मूले पढ़ लिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 है बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है ID जो होगी आपकी वो IC के बराबर होती है। पहली बात, जो आपकी ID है वो IC के बराबर होती है। दूसरी बात, ये मैंने बता ही दिया कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट, और जब नॉर्मल है तो आपकी ड्रिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये वाली ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट करंट है बच्चों, ये करंट ही नहीं है, ये आपका ये ओनली ऐड करेगा करंट डेंसिटी को इन एम्पेयर सर्कुलर लॉ। आप सोचते हो कि आई है, वो पूरा जो टर्म है ना वो करंट डेंसिटी को शो करता है। ठीक है, तो
अब हम इसको करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, समझ रहे हैं। आगे चलेंगे, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट जो कंडीशन, ये दोनों जो करंट हैं आपकी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जो अभी हम देख रहे थे ना, इस साइड पे फॉलो नहीं हो रहा, इस साइड पे फॉलो हो रहा है, तो वो जो हमारी कंडीशन है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, तो ये भी फॉलो करती है, ये भी फॉलो करती है। तो दोनों जो इक्वेशन है बच्चों, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमारी फॉलो करेंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हर हर उसमें बताता हूँ आपको। अगर यहाँ से डायमेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो डायमेंशन में आपको मैं बताऊँ, कंडक्शन करंट की डायमेंशन ये ऐसी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा कंडक्शन करंट की निकालो ओवर डिस्प्लेसमेंट करंट की डायमेंशन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर की डायमेंशन। ये सब फॉर्मूले हैं, आप सोचोगे फॉर्मूले हैं, इसकी डायमेंशन इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी की डायमेंशन और डी क्यू बाई डी डी टी की जो डायमेंशन होगी ये सेम होगी, ये भी आप नोट कर लेना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको क्यू इक्वल टू दिया है, कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है आप आई डी इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाएं। जब आपको फ्लक्स दिया रहेगा, अगर यहाँ पर आपको फ्लक्स दिया रहता, आप इसी क्वेश्चन को घर के लिए रिपीट कर लें कि अगर आपको फ्लक्स है ए नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल के बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब यहाँ पर ये नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिया है, तो चार्ज के टर्म में अगर आप देखें तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो डी क्यू बाई डी टी होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आई सी आई डी के बराबर है, और जो आई डी है बच्चों वो डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो क्यू नॉट कॉस का माइनस साइन ऑलरेडी लगा दिया मैंने, माइनस 2 पाई वी टी, और एक बार जब आप अंदर का लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 पाई वी। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मिनिमम कहाँ होगी, निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा ही आपके एनसीईआरटी में है, वो ये है, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 24, और आपसे क्या दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट दी है 10⁻³ एम्पियर, और आपसे जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का यहाँ पे तो दे दिया है, अगर आप जैसे नीट में जाएंगे वहाँ पे नहीं भी दिया जा सकता है, मे बी आपको कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकालना पड़ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपसे पूछा गया है इसमें द रेट चेंज ऑफ वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो जो इसका बच्चों फॉर्मूला है वो क्या है, इसका फॉर्मूला है आई डी इक्वल टू, अगर आपको ऐसे देते हैं क्वेश्चन तो उसका लिए जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, सॉरी ड्रिफ्ट कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए है, वो ये है। तो कभी ऐसा हो सकता है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट एरिया ना दे या ड्रिफ्ट दे दे या डी वी बाई डी टी दे दे, ठीक है, आपको एरिया ना दे, डी दे दे, ये पूरा दे दे, तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमारा काम इतने से हो जाएगा, 10⁻³ इक्वल टू सी की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁻6 डी वी बाई डी टी, तो इसको आप उधर ले जाएंगे तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कि जो डी वी बाई डी टी है वो कितना आ जाएगा, 500 वोल्ट। डी वी बाई डी टी उधर सॉल्व करके ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 500 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अगेन इसी से रिलेटेड दिया है 2.21, ठीक है। 2.21 ये है, ये आपके कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर आई डी करंट है, तो आपसे कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो बीच में, ठीक है। तो बच्चों अगेन वही, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आपको पता है किसी भी जो कॉइल है, इस कॉइल में भी करंट कितनी होगी, आई डी होगी, तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट 2 आई डी ओवर 4 पाई आर, ठीक है, ये कॉइल में हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी ओवर 2 पाई आर। आपको यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देख सकते हैं आई डी की वैल्यू रख दो, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ओवर
टू पाई आर आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई, और यहाँ पे क्या आएगा डी फाई ई ओवर डी टी। तो जैसे ही आप डी फाई की वैल्यू रखते हैं तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गए टू पाई आर, और जैसे ही आप बच्चों इसकी वैल्यू रखेंगे तो फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, ठीक है। तो जब इसको आप रखेंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओवर टू पाई आर, और एरिया आपका बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी। तो मे भी कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, आप इसके लिए तैयार रहे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके कुछ एनसीईआरटी में थे, कुछ एग्जाम्पल में थे। अब आपको एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, इसको आप अटेम्प्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट में इसका मैप बना रहा हूँ आपके सामने, आई होप आप उसको समझें, और इसके साथ ही छोटी सी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों ये फाइनल समरी है जो आपके एग्ज़ाम में आएगी, और ये 3 फॉर्मूला इसके इम्पॉर्टेंट हैं, और ये कब प्रोड्यूस होती है ये मैंने लिख दिया। इसकी वजह से जो मैक्सवेल के लॉ में चेंज आया वो आई सी प्लस आई डी हो गई, क्या म्यू नॉट बी डी आर, इसी को हम फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, मैक्सवेल सर्कुलर लॉ को नहीं बोलते। तो ये हमारा इसका मैक्सवेल एम्पेयर लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। ये हम जब फ्लक्स दिया रहेगा तब यूज़ करेंगे, ये आपको जब वी और वी, ये तो यूज़ उन्होंने दे भी दिया है क्वेश्चन, ठीक है। जनरली ये लोगों को ये पता होता है, ये नहीं होता। और लास्ट वन ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, अपने 4 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं, एक क्वेश्चन या नीट में जेई में आप कंफर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा करेंगे, और आई होप आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पढ़ाई को बच्चों बहुत मज़े से करिए, हैप्पी लर्निंग इसीलिए लिख रहा हूँ मैं, इसको एंजॉय करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।